क्या 2026 में मेटल और कमोडिटी फंड फिर वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा मौका बन सकते हैं? जब पूरा मार्केट आईटी, बैंकिंग और कंजप्शन स्टॉक्स की बात कर रहा है, तब कुछ इन्वेस्टर्स की नजर एक ऐसे सेगमेंट पर है जो सीधे ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कमोडिटी म्यूचुअल फंड में फिर से एक नया बुल साइकिल शुरू हो चुका है और क्या ये फंड आने वाले सालों में इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकते हैं? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल पिछले कुछ समय से ग्लोबल इकोनॉमी में एक दिलचस्प ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देश इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका से लेकर के यूरोप और एशिया तक नए रोड्स, रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर बड़े पैरामीटर पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन भी एक बड़ा थीम बनकर उभर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर ट्रांजिशन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील, एल्यूमिनियम, साथ ही साथ कॉपर और अन्य इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की जो डिमांड है मार्केट में, वो लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि 2026 में मेटल और कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड एक बार फिर इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कमोडिटी फंड्स कॉमन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की तरह नहीं होते हैं। इनका परफॉर्मेंस काफी हद तक कमोडिटी साइकिल पर डिपेंड करता है। जब मेटल के प्राइसेस मार्केट में बढ़ते हैं, माइनिंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड मजबूत रहती है और तब ये फंड्स आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ धीमे पड़ जाए, कमोडिटी प्राइसेस गिरने लगे या फिर डिमांड कमजोर हो जाए, तो यही फंड्स तेजी के साथ करेक्ट होते भी नजर आते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी बड़ी है लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अब सवाल आता है कि आखिर कमोडिटी सेक्टर को सपोर्ट कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं। यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की तरफ से आने वाले स्टिमुलस मेजर्स, मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी, डिफेंस स्पेंडिंग में बढ़ोतरी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के प्राइसेस को लगातार एक मेजर सपोर्ट कर रहे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी कंज्यूमर माना जाता है और इसलिए वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी का सीधा असर स्टील, एल्यूमिनियम, माइनिंग सेक्टर्स पर पड़ता है। अगर चाइनीज डिमांड मजबूत रहती है तो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल को भी सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटी म्यूचुअल फंड की जो इस थीम में निवेशकों के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले आता है ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड। इस फंड की खास बात यह है कि ये सिर्फ मेटल्स पर डिपेंड नहीं करता है। इसके पोर्टफोलियो में मेटल्स एंड माइनिंग के अलावा केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स भी शामिल हैं। इसके प्रमुख इन्वेस्टमेंट में JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और जिंदल स्टेनलेस जैसी कंपनीज शामिल हैं। फंड ने पिछले एक साल में 22.53% का रिटर्न दिया है, जबकि इंसेप्शन से इसका एनुअलाइज रिटर्न 26.74% रहा। यानी कि ये फंड कमोडिटी थीम से रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखता है। अब बात करते हैं DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड की। ये फंड ट्रेडिशनल कमोडिटी इन्वेस्टिंग को न्यू एनर्जी थीम के साथ जोड़ने की कोशिश करता है और इसके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा एनर्जी और बेसिक मटेरियल सेक्टर में इन्वेस्टेड है। इस फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में टाटा स्टील, ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज शामिल हैं। पिछले एक साल में इस फंड ने 33.03% का रिटर्न दिया है, जो इस कैटेगरी में इंपॉर्टेंट और मजबूत प्रदर्शन माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जो कमोडिटीज के साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी थीम्स का एक्सपोजर भी चाहते हैं। अब आते हैं SBI कॉमा फंड पर। ये फंड मेटल्स, ऑयल एंड गैस, पावर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इसके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, ONGC और ऑयल इंडिया जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। हालांकि फंड ने शॉर्ट टर्म पीरियड में अच्छा परफॉर्मेंस तो दिखाया है, लेकिन लंबे समय में इसका बेंचमार्क की तुलना में परफॉर्मेंस काफी मिक्स्ड देखने को मिला है और यही वजह है कि किसी भी कमोडिटी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले केवल प्रीवियस रिटर्न ही नहीं बल्कि फंड स्ट्रैटेजी, सेक्टर एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल को समझना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं कि क्या कमोडिटी फंड में निवेश करना भी चाहिए। इसका जवाब हर इन्वेस्टर के लिए अलग हो सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होराइजन रखता है, मार्केट वोलेटिलिटी को समझता है और साइक्लिक सेक्टोरियल में एक्सपोजर चाहता है, तो कमोडिटी फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक इंटरेस्टिंग और अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि स्टेबल रिटर्न चाहता है या फिर कम वोलेटिलिटी चाहता है, तो उसे इस सेक्टर के रिस्क को पहले अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी साइकिल कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती है। इसमें तेजी के साथ तेजी आती है और गिरावट भी उतनी तेजी के साथ आती है।
कुल मिलाकर के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इंडस्ट्रियल रिकवरी और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे थीम्स कमोडिटी सेक्टर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड जो है वो आने वाले कई सालों में जारी रहता है तो कमोडिटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी इक्वली महत्व देना होता है। इसलिए याद रखिए कि किसी भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में निवेश करते समय डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी और सही रिस्क बैलेंस पहचानना इंपॉर्टेंट है और यही एक सफल इन्वेस्टर्स की निशानी भी है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।